Sorry for some delay. Very warm good evening to all of you. I would be thankful to all of you for joining this webinar on introduction of hedging. On this webinar, we will discuss about what hedging is all about and how hedging is related to a physical participant or market participants. What are the different terminologies associated with hedging and what are the different concepts. इसके अलावा हम लोग इसमें हेजिंग के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। साथ में हेजिंग के लिए जो बेसिस एंड रोल ओवर दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी हेजर की हेजिंग जो टेक्निक है उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम लोग बेसिस एंड रोल ओवर को भी आज के अपने इस वेबिनार के अंदर में डिस्कस करेंगे। देयर इज वन थिंग, आपके लेफ्ट हैंड स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे Q&A ऑप्शन दिख रहे होंगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज इन बिटवीन द प्रेजेंटेशन एज वेल, तो आप अपना जो भी क्वेरीज हो या जो क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है उसके अंदर में आप अपना राइट डाउन कर दीजिए। आई आंसर दोज डाउट और क्वेरीज आफ्टर द एंड ऑफ दिस वेबिनार, द एंड ऑफ दिस वेबिनार। अगर हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें तो देयर आर 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। बेसिकली हमारा वेबिनार आज का हेजिंग का है, लेकिन हेजिंग के साथ में उससे रिलेटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जैसे स्पेकुलेशन या आर्बिट्राज है उसको भी हमको समझना जरूरी है। 3 तरह का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, स्पेकुलेशन, हेजिंग एंड आर्बिट्राज। अगर हम लोग हेजिंग की स्पेकुलेशन की बात करते हैं तो सिंपल टर्म में बोलूँ, अगर बीइंग अ मार्केट पार्टिसिपेंट मुझे लगता है कि किसी स्क्रिप्ट में, किसी कमोडिटी में या कोई भी अंडरलाइन के अंदर में मुझे लगता है पॉजिटिवनेस है, यहाँ से भाव बढ़ सकते हैं, देन आई विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन। मेरा जो व्यू है वो वहाँ पे भाव बढ़ने का है तो आई विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन। और अगर मेरा व्यू है कि ये अंडरलाइन के भाव इन कमिंग फ्यूचर और कमिंग पीरियड ऑफ टाइम नीचे आ सकते हैं, कम होगा, आई विल टेक शॉर्ट पोजीशन। तो मैं ये प्योर सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइस व्यूज के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। प्राइस व्यू के बिहाइंड में डिफरेंट थिंग हो सकती है, मेरा एक अच्छा बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग हो सकता है उस कमोडिटी अंडरलाइन के बारे में, मेरा उसके अंदर में बहुत अच्छा रिसर्च हो सकता है, या मैं बगैर रिसर्च के सिंपली किसी के एडवाइस पे भी कर सकता हूँ, तो वो एक अलग चीज हो गया। बस सिंपली, लेकिन इधर वो थॉरोली बैक्ड होगा प्रॉपर रिसर्च वर्क के साथ में, और या फिर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के साथ में, या बगैर उसके होगा, लेकिन प्राइस व्यू तब भी होगा। प्राइस व्यू मेरा अगर पॉजिटिव साइड पे, दैट इज लॉन्ग, देन आई विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन। और अगर मेरा भाव टूटने का, कम होने का, नीचे का साइड का व्यू है तो आई विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन। और इस दोनों के अलावा भी एक और चीज है, स्पेकुलेशन के अंदर में मेरा कोई प्राइस व्यू नहीं है, बट दोनों अंडरलाइन के बीच में लेट्स से एक ही अंडरलाइन है और उसके 2 कॉन्ट्रैक्ट, 2 कैलेंडर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मेरा अगर कोई प्राइस व्यू है, या 2 डिफरेंट कमोडिटीज हैं, 2 डिफरेंट अंडरलाइन हैं, उन दोनों के बीच का जो प्राइस डिफरेंस है, उस प्राइस डिफरेंस में अगर मेरा कोई प्राइस व्यू है, देन आई विल टेक अ पोजीशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लगता है कि सोयाबीन का फरवरी एंड मार्च 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं दोनों मंथ के, इन दोनों के बीच का जो प्राइस डिफरेंस अभी लेट से 5 से 10 रुपए चल रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये डिफरेंस जो है उसके कॉस्ट ऑफ कैरी के बराबर अराउंड 40 टू 50 रुपीज हो जाना चाहिए। तो उस समय पर मैं क्या करूँगा, आई विल टेक अ लॉन्ग स्प्रेड। मतलब मैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट सोयाबीन को बेच दूंगा और मार्च सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लूंगा। द डिफरेंस ऑफ 10 रुपीज, जब ये डिफरेंस बढ़ के 40 या 50 होता है, जो मेरा व्यू है स्प्रेड के अंदर में, तो आई लर्न दैट मच डिफरेंस। बेसिकली यहाँ पे मेरा दोनों इंटर मंथ के अंदर में कोई प्राइस व्यू नहीं है, अगर वो भाव दोनों के कम हो या ज्यादा हो, मुझे सिर्फ उसके डिफरेंस से मतलब, तो वो मेरा स्प्रेड ट्रेडिंग कहलाएगा। वन मोर थिंग इज देयर, अगर
जैसे हम लोग अभी आगे हेजिंग की बात करेंगे, जो भी फिजिकल पार्टिसिपेंट जिसका भी फिजिकल कम्युनिटी में अंडरलाइन में कोई इंटरेस्ट है, वो हेज नहीं कर रहा है, तो वो एक प्रकार से स्पेकुलेशन ही कर रहा है। प्राइस रिस्क की बात करें तो एक ट्रेडिंग से रिलेटेड प्राइस रिस्क एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ पे कि प्राइसेस अगर ऊपर जा रहा है और अगर किसी ने वहाँ पे बेच के बैठा हुआ है, तो उसको लॉस होगा वहाँ पे। और अगर किसी ने बाय कर रखा है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो उसको फायदा होगा। और उसके अपोजिट कंडीशन में वाइस वर्सा डिफरेंट सिनेरियो होगा। अभी हम लोग जब हेजिंग की बात कर रहे हैं, तो अ, तो भी कमोडिटी का फिजिकल आइदर प्रोड्यूसर है या एंड यूजर है, तो उसको प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है, वो पूरा की पूरा उसके ऊपर में आएगा। प्राइस रिस्क का पूरा इम्पैक्ट उसके ऊपर में आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक सोयाबीन प्रोसेसर्स है, और सोयाबीन प्रोसेसर ने आगे अपना सोयाबीन मील और सोयाबीन तेल बेच के रख दिया है डाउन द लाइन, तो 2 महीने बाद का। अब उन्होंने ये एक फॉरवर्ड लेग के अंदर में अपना एक ट्रेड कर लिया है। लेट्स से वो अपना सोयाबीन जो है बाय करके नहीं रखा हुआ है उन्होंने फिजिकल, और फ्यूचर्स में भी बाइंग नहीं करते, तो मतलब उनका ये ओपन पोजीशन है। इन बिटवीन अगर 2 महीने के अंदर में सोयाबीन के भाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोयाबीन मील और सोयाबीन ऑयल का जो जो फॉरवर्ड ट्रेड किया वो आज के प्राइसेस के हिसाब से कर लिया है। इन बिटवीन अगर 2 महीने के अंदर में भाव बढ़ जाते हैं और अगर उनको फिजिकल मार्केट के अंदर में सोयाबीन को हायर प्राइसेस पे प्रोक्योर करना होता है, तो तब उनको वो लॉस कहलाएगा। वाइस वर्सा अगर वो नीचे जाता है भाव, तो वो उनके लिए वो उतना एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को सिंपली अपने क्रॉस मार्जिन पे और अपने बिजनेस पे फोकस करना है और ये प्राइस रिस्क से बचना है, तो वो हेजिंग कर सकता है। तो वो जो सोयाबीन के एग्जांपल दे रहा था मैं, उस केस में सोयाबीन प्रोसेसर है, उतना क्वांटिटी का सोयाबीन आज की डेट में ही बाय करके रख सकता है। टाइप का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है आर्बिट्राज, जहाँ पे कि कोई भी पार्टिसिपेंट सिंपली दो मार्केट के बीच के प्राइस डिफरेंस को अगर वो टैप अप करता है कि साइमल्टेनियसली एक मार्केट के अंदर में बाइंग करता है, जो जो ये तो आदमी ऑब्वियस की चीज है कि सस्ता मार्केट में वो बाय करेगा उसी चीज को, और महंगा मार्केट के अंदर में उसी चीज को बेच देगा। तो दैट इज आर्बिट्राज। आर्बिट्राज इज नथिंग बट जस्ट टू कैपिटलाइज द प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू मार्केट्स। आज मार्केट इतने अपने आप में मैच्योर हो चुके हैं कि अभी ये जो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में तो काफी एग्जिस्ट करता था, या फिर उसका क्वांटम बहुत एग्जिस्ट करता था। बट अब धीरे धीरे जैसे मार्केट के अंदर में मेच्योरिटी आएगी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे और पार्टिसिपेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, तो आर्बिट्राज का वहां पर अपॉर्चुनिटीज कम होते जाता है। पर हम लोग जैसे मैं हेजिंग की बात कर रहा था, तो हेजिंग इज नथिंग, just the practice of taking position in one market to offset and balance against the risk adopted by assuming a position in the contrary or opposite market। जैसे मैंने बोला अभी आपको एग्जांपल दे रहा था सोयाबीन के अंदर में, कि जो प्राइस सोयाबीन का फिजिकल मार्केट के अंदर में प्राइस बढ़ने का जो रिस्क है, अगर सोयाबीन प्रोसेसर फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में सोयाबीन का पोजीशन बाय कर लेता है, तो बेसिकली उसने क्या किया कि अपना जो प्राइस रिस्क है, प्राइस बढ़ने का या घटने का जो उसके साथ में रिस्क एसोसिएटेड है, वो रिस्क उसने किसी दूसरे एंटिटी के ऊपर में या दूसरे पार्टिसिपेंट के ऊपर में पास ऑन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो हेजर हेजर वो लोग हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट, जो अपनी रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे तरफ में। तो वो पोटेंशियल ट्रांसफर रिस्क लेने वाले कौन लोग हैं? इधर स्पेकुलेटर ले लेगा, या फिर
कोई स्प्रेड ट्रेडिंग वाला ले लेगा, तो वो रिस्क उनके पास में चली गई। और हेजर जो है वो प्रोड्यूसर हेजर भी हो सकता है, कंज्यूमर हेजर भी हो सकता है। बेसिकली जिसका भी इंटरेस्ट, जिस भी एंटिटी का इंटरेस्ट अगर फिजिकल कमोडिटीज के अंदर में है, तो वो पोटेंशियल हेजर हो सकता है। अगर वो कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है, तो दैट इज अ प्रोड्यूसर हेजर। और किसी को वो कमोडिटी को अगर कंज्यूम करना है, तो कंज्यूमर हेजर बनेगा। प्रोड्यूसर हेजर के लिए रिस्क क्या है कि प्राइसेस जो है वो नीचे ना आ जाए। एक एक किसान है, सोयाबीन का किसान है, उसके लिए रिस्क क्या है कि सोयाबीन का भाव जो अभी 4,000 रुपये चल रहा है लेट से हार्वेस्ट के पीरियड पे, जैसे ही उसका सॉरी उसका ग्रोथ का या सोइंग के पीरियड में 4,000 रुपये चल रहा है, कि 3,000 रुपये घट के ना आ जाए, दैट इज अ रिस्क फॉर फार्मर। अगर 4,000 से भाव 5,000 चल जाते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही कंज्यूमर रिस्क को भाव बढ़ने का रिस्क है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का भाव ना बढ़ जाए। हेजिंग के अंदर में भी जो दोनों स्ट्रैटेजीज रहेगी, लॉन्ग हेज भी रहेगा, शॉर्ट हेज भी रहेगा। तो बेसिकली लॉन्ग हेज आदमी कब करेगा या क्या रिस्क रहेगा आदमी के लिए, अगर अ, भविष्य में जाके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ने का जो रिस्क है, तब वो आदमी वहां पर एक लॉन्ग हेज का पोजीशन लेगा। और शॉर्ट हेज के अंदर में लेट से मेरे पास में या कोई भी जो पार्टिसिपेंट है उसके पास में कोई कमोडिटी है, कोई स्टॉक है, और उसके प्राइसेस नीचे ना आ जाएं आगे डाउन द लाइन या इन फ्यूचर, तो वो अपना एक शॉर्ट हेज का पोजीशन ले लेगा फ्यूचर्स के थ्रू दूसरे मार्केट के अंदर में, ताकि अगर भाव नीचे आते हैं तो जो डिफरेंस है उनका अपना हेज पोजीशन के थ्रू उनको उनके पास में मिल जाएगा। तो बेसिकली शॉर्ट हेज जो है वो डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट का प्रोटेक्शन देता है, और लॉन्ग हेज जो है वो अपवर्ड प्राइस मूवमेंट का प्रोटेक्शन देता है। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। एक हम लोग लॉन्ग हेज का एग्जांपल लेंगे, एक शॉर्ट हेज का एग्जांपल लेंगे कि एबीसी लिमिटेड जो है वो एक एक्सपोर्टर है ग्वारगम का, और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि इन फ्यूचर वो लोग भविष्य में ग्वारगम एक्सपोर्ट करेंगे 6,500 क्विंटल्स के प्राइस पर इन द मंथ ऑफ जून 2020। और अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं पहले टाइम में, जून से पहले की, उस समय पे लेट से जून एक्सपायरी का जो फ्यूचर्स मार्केट है ग्वारगम के लिए, उसके प्राइस आ रहा है अभी 6,400 रुपीज क्विंटल। तो अभी वो क्या काम करेगा कि चूंकि उसको ग्वारगम को आगे एक्सपोर्ट करना है, उसको उसको रिस्क ये है कि आगे जाके ग्वारगम के भाव ना बढ़ जाए, तो वो अपना एक जून फ्यूचर्स बाय कर लेगा 6,400 रुपीज पर क्विंटल के लेवल पे। उसने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 100 रुपये मान के चला हुआ है कि उसने 6,400 में बाय कर लिया और 6,500 में सेल कर दिया है। हम लोग एग्जांपल्स में देखते हैं कि क्या होगा कि ये प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं। पहले देखते हैं कि प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। लेट से जून के अंदर में जब स्क्वायर ऑफ करने की बात आती है, तब वारगम के भाव 7,000 रुपये हो गए, और स्पॉट प्राइस के अंदर में भी, जो स्पॉट मार्केट है उसके अंदर में भी ग्वारगम का भाव 7,000 रुपये हो गया है। हम लोग यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि जो स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट है एकदम परफेक्ट कन्वर्जेंस में चल रहा है। ऑल्दो फिजिकल मार्केट में ऐसा बहुत कम होता है, परफेक्ट कन्वर्जेंस नहीं होता डिफरेंट कमोडिटीज के अंदर में, ये कन्वर्जेंस जो है वो वेरी करता है। आगे हम लोग उस एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो अभी उनका जो भाव था, सेलिंग प्राइस था स्पॉट मार्केट का, जो ये एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो 6,500 के लेवल पे था, और उन्होंने 6,400 के लेवल पे अपना फ्यूचर्स पोजीशन बनाया है, जिसके भाव 7,000 रुपये हो गए। बेसिकली उनको फ्यूचर्स मार्केट से क्या प्रॉफिट हुआ, वहां से +600 रुपीज लेवल आ रहे हैं उनके, 600 रुपये उनको फ्यूचर्स मार्केट से निकल के आ रहा है। लेकिन जो स्पॉट मार्केट उस समय पे
6,500 चल रहा था, वो अभी 7,000 रुपये हो गया। तो स्पॉट मार्केट के अंदर में उनको 6,500 की चीज है, उसको 7,000 में खरीदनी पड़ रही है। तो दैट मीन्स कि वहां पे उनको 500 रुपये महंगी चीज खरीदना पड़ रहा है। तो बेसिकली उनको जो फ्यूचर्स मार्केट से 600 रुपये मिले और जो स्पॉट मार्केट में 500 रुपये महंगा खरीदना पड़ा, तो भी उनके पास में 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। बेसिकली उन्होंने, जैसे हमने एग्जांपल में शुरुआत में देखा कि 6,500 में बेच दिया और उसका फ्यूचर्स उन्होंने 6,400 का फ्यूचर्स बाय कर लिया और 100 रुपीज पर क्विंटल का प्रॉफिट मार्जिन लॉक कर लिया। तो भाव बढ़ गए तब भी उनको वो 100 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिल रहा है। और हम लोग देखते हैं कि अगर ये भाव अगर 6,500 की जगह में, सॉरी फ्यूचर जो 6,400 चल रहा था, वो अगर नीचे जा रहा है, वो मान लो लेट से कि वो 6,000 रुपये के लेवल पे जा रहा है, उस केस में क्या हो रहा है कि उन्होंने फ्यूचर्स तो बेचा, फ्यूचर्स खरीदा है 6,400 रुपये के रेट पे और अभी उसको बेचना पड़ रहा है 6,000 रुपये के रेट पे। दैट मीन्स कि वहां पे 400 रुपये का लॉस हो रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली स्पॉट मार्केट जो 6,500 रुपये का था, वो घट के 6,000 हो गया, तो वहां पे उनको 500 रुपये सस्ता फिजिकल मटेरियल मिल रहा है, जो उनका ऑब्लिगेशन फुलफिल करना उनको एक्सपोर्ट का, उसके लिए। तो बेसिकली 500 रुपये उनको सस्ता मिला और फ्यूचर्स में उनका 400 रुपये का लॉस हुआ। तब भी उनका 100 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बना हुआ है, जो कि उन्होंने इनिशियली डिसाइड किया था। बेसिकली देखेंगे आप, आइदर प्राइसेस गोज अप और प्राइसेस गोज डाउन, उनका वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लॉक्ड है या कैप्ड है। तो हेजिंग के थ्रू कोई भी एंटिटी है, उसने अपना जो रिस्क है वो ट्रांसफर कर दिया है आगे, और उन्होंने जो अपना प्रोसेसिंग मार्जिन था या प्रॉफिट मार्जिन था वो लॉक कर लिया है। तो जो दोनों केसेस के अंदर में वो इंटैक्ट। ऐसा ही अगर हम लोग एग्जांपल बात करें, तो शॉर्ट हेज में भी यही चीज आएगी निकल के कि वही वही एबीसी लिमिटेड जो प्रोसेसर है, वो वारगम का प्रोसेसर है। लेट से कभी उसके पास में अनसोल्ड फिनिश स्टॉक रखा हुआ है, और जिसकी की कॉस्टिंग उनके पास में 6,300 रुपये का आ रहा है। और जो जो जून मंथ का जो फ्यूचर्स प्राइस है वो 6,400 रुपये मिल रहा है उनको। वो क्या काम कर रहे हैं अपना, ये प्राइसेस और नीचे ना चले जाएं करके अपना फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में अपना जो जो उनका वारगम का इन्वेंट्री है उसको सेल कर दे रहे हैं वो, और वहां पे एक शॉर्ट हेज का पोजीशन बना रहे हैं और सीइंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 100 रुपीज पर क्विंटल। अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर प्राइसेस ऊपर के साइड पे चले जाते हैं या नीचे के साइड पे चले जाते हैं, अगर लेट से जस्ट फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऊपर के साइड पे चले जाते हैं, प्राइसेस 7,000 रुपये हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स तो 6,400 रुपये पे बेच के रखा हुआ है। तो जब 7,000 रुपये अगर भाव हो जाएंगे, तो बेसिकली वहां पे उनको 600 रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन जो इन्वेंट्री उनके पास में 6,300 रुपये कॉस्ट कर रही थी, उसके भाव भी उनको 7,000 रुपये मिलेंगे। वहां पे 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और फ्यूचर्स के अंदर में उनको 600 रुपये का लॉस हो रहा है। इफेक्टिवली उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है 100 रुपये का, दैट इज इंटैक्ट। वैसा ही केस, प्राइस नीचे साइड आएगा तब भी रहेगा। बेसिकली बाय बाय टेकिंग अ हेज पोजीशन, somebody is locking his profit और margins। अगर हेजिंग की बात करें तो हम लोग हेजिंग से क्या क्या फायदे हैं, हेजिंग के थ्रू बोल सकते हैं हम लोग की मार्केटिंग पीरियड को स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे फार्मर्स की बात करें हम लोग, तो वो अपना प्राइस को कभी भी लॉक इन कर सकता है। इवन हार्वेस्ट रेडी होने के पहले ही वो प्राइस को लॉक इन कर सकता है, या हार्वेस्ट के टाइम पे डाउन द लाइन 2 महीने 3 महीने बाद का भी प्राइसेस को लॉक इन कर सकते हैं। तो जो भी डिफरेंट कमोडिटीज है उसके मार्केटिंग पीरियड जो है हेजिंग यूज होने से वो स्ट्रेच हो जाता है। साथ में जो भी मैन्युफैक्चरर्स है या मर्चेंडाइजर्स है, उनके पास में अनसोल्ड इन्वेंट्री है, तो अनसेल्ड अनसोल्ड इन्वेंट्री की जो जो वैल्यू है, हेजिंग के थ्रू उसको इंडेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हेजिंग साथ में फॉरवर्ड प्राइसिंग भी अलाउ करता है, या फिर जो जो एंटिटीज हैं उनको फॉरवर्ड्स में ट्रेड करने के लिए, फॉरवर्ड मतलब आगे के महीनों के अंदर में ट्रेड करने के लिए ईज ऑफ प्रोवाइड करता है। बेसिकली देखेंगे, अगर जैसे हम लोग शुरुआत में एग्जांपल की बात कर रहे थे, सोयाबीन का एक प्रोसेसर चाहे तो आज से
6 महीने बाद का या 5 महीने बाद का, 4 महीने बाद का, दिसंबर में खड़े होके भी वो अप्रैल, मई, जून तक का भी सोया डीओसी या फिर सोयाबीन ऑयल बेच सकते हैं। उनको करना क्या होगा कि साथ में कॉन्करेंटली उस मंथ का सोयाबीन, जो क्योंकि सोयाबीन डीओसी बनाने के लिए अ, उनको सोयाबीन का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो वो सोयाबीन का अपना फ्यूचर्स पोजीशन के ले लें, उतना एक बाय पोजीशन ले लें, आप फॉरवर्ड ट्रेड कर सकते हैं। आप फॉरवर्ड ट्रेड के करने के लिए ईज़ ऑफ प्रोवाइड करता है। अभी जो शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे मैंने एग्जांपल्स में बताया था आपको, देयर इज़ अ परफेक्ट कन्वर्जेंस ऑफ फ्यूचर एंड स्पॉट मार्केट, बट प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है इन अ फिजिकल मार्केट, प्रैक्टिकल फिजिकल मार्केट। वो परफेक्ट कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। जब वो परफेक्ट कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे बेसिस रिस्क राइज होती है, साथ में फिर रोल ओवर रिस्क भी हैं। हम लोग इन दोनों चीज को अभी आगे देखेंगे। पर एक जो बात है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हेजिंग से जो है रिस्क जो है वो परफेक्टली या फुल्ली एलिमिनेट नहीं हो सकती, उससे मिनिमाइज किया जा सकता है, या मे बी की एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगर वहां पे देर इज नो बेसिस रिस्क एट ऑल, और कोई परफेक्ट कन्वर्जेंस वाला मार्केट है या कोई कमोडिटी है, तो वहां पे फुल्ली एलिमिनेट भी हो जाएगा। बट ऑन मोस्ट ऑफ केसेस हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। केसेस क्या है बेसिकली, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट दोनों की प्राइस डिफरेंस के बीच में, दोनों के प्राइसेस के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द बेसिस। और अगर वो बेसिस पॉजिटिव नंबर है तो ओवर बेसिस कहा जाता है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो अंडर बेसिस कहा जाता है। और ये जो ओवर अंडर टर्मिनोलॉजी है, ओवर बेसिस अंडर बेसिस जो है, हेजर जो है वो अपना उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर में इसको यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की बात है, आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस या वीकनिंग ऑफ बेसिस। लेकिन अ, जो 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 इस बिजनेस से रिलेटेड एंटिटीज हैं, वो लोग ये टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं समझना भी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बेसिस रिस्क, बेसिस जो है वो स्पॉट प्राइसेस माइनस फ्यूचर्स प्राइसेस इज अ बेसिस प्राइस, बेसिस। जब दोनों अगर डिफरेंटली मूव करेंगे तो वहां पे बेसिस का मूवमेंट होगा। दोनों अगर डिफरेंटली मूव करेंगे तो वहां बेसिस का मूवमेंट होगा, बेसिस का मूवमेंट होगा, तो वो जो जो हेजर है उसको इम्पैक्ट करेगा। तो अभी अगर आइदर बेसिस वहां पे स्ट्रेंथन हो कि पॉजिटिव साइड पे जाए, या बेसिस वीकन हो नेगेटिव साइड पे जाए, तो ये दोनों केसेस के अंदर में हेजर्स इम्पैक्ट होगा। हेजर्स का जो जो जिस लॉजिक के साथ में, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में उसने अपना हेज पोजीशन लिया है, वो वहां पे इम्पैक्ट होने जा रहा है। तो देखेंगे बेसिकली कि जहाँ पे स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस क्या कहलाएगा, जबकि स्पॉट मार्केट के प्राइसेस जो है वो फ्यूचर्स मार्केट के प्राइसेस से ज़्यादा बढ़े या कम घटे। जब मार्केट घट रहा है, वो वहाँ पे अगर फ्यूचर्स प्राइसेस ज़्यादा घटते हैं और स्पॉट मार्केट कम घटता है, तो दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस का बेनिफिट किसको मिलेगा? जो शॉर्ट हेजर है उसको मिलेगा, जिसने कि अपना शॉर्ट पोजीशन ले रखा है उसको मिलेगा। इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। जैसे कि मान लो सोयाबीन से हम इसको रिलेट करते हैं कि सोयाबीन का फ्यूचर्स मार्केट जो है दैट इज बेस्ड एट इंदौर। बेसिस सेंटर सोयाबीन का इंदौर है। लेट से हमारे जो एडिशनल डिलीवरी सेंटर है अकोला, लातूर, मंदसौर, कोटा, तो इसके अंदर में कोई एक एंटिटी ऐसा है जो कि जिसने कि अभी अगर उसने अकोला के अंदर में अपना कोई पोजीशन क्रिएट किया, अकोला के अंदर में उसके पास में फिजिकल मटेरियल है, उसके हाथ के अंदर में बाय करके रखा हुआ है फिजिकल मटेरियल, वहाँ पे स्टॉक है, और वो फ्यूचर सेल कर देता है उसको हेज करने के लिए। और अगर वहाँ पे अकोला का स्पॉट मार्केट जो है, लेट से कि जब इंदौर में अगर 4400 रुपये का भाव था इंदौर फ्यूचर्स का, और उसने अकोला में वो 4300 के लेवल पे बाइंग किया हुआ है, तो बेसिकली उसने -100 के बेसिस के अंदर में ये पोजीशन लिया हुआ है। स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स प्राइस 43 माइनस 4400, तो दैट इज -100। अब लेट्स से कि ये जो अकोला का प्राइसेस है वो 4300 से लेके 44 हो जाता है,
लेकिन इंदौर का जो फ्यूचर्स प्राइस है ये 4400 से लेकर 4450 ही होता है। तब वहां पे जो जो हमारा बेसिस है वो कितना कहला रहा है, -50 रुपीज बच रहा है। तो बेसिकली वहां पे बेसिस -100 से लेके -50 तक इंक्रीज कर गया या इंप्रूव कर गया, स्ट्रेंथन कर गया, बढ़ गया बेसिस वहां। तो ये जो 50 रुपए का बेनिफिट है ये शॉर्ट हेजर को एक्स्ट्रा बेनिफिट कर रहा है। वही चीज अपोजिट पोजीशन होगी अगर ये वीकनिंग हुआ होता बेसिस कि वहां पे फ्यूचर्स प्राइस ज्यादा इंक्रीज कर गई होती, स्पॉट प्राइस कम इंक्रीज की होती, या स्पॉट प्राइस ज्यादा टूट गया होता, फ्यूचर्स प्राइस कम टूटा होता, तो जो जो जिसने की शॉर्ट हेज पोजीशन लिया था उसको वो नुकसान हो रहा होता, एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा होता। कि हम लोग उसको वैसा बात करें, अगर हम लोग जैसे एग्जांपल में बोले कि 4300 रुपीज अकोला का भाव है, 44 रुपीज इंदौर का भाव है। तो सॉरी, तो जैसे फ्यूचर्स हम लोग 44 ले रहे हैं, फ्यूचर्स लेट से 44 से 4500 हो गया, लेकिन स्पॉट मार्केट जो 4300 पे था वो 4350 ही हुआ। उस केस में क्या हो गया, 4350 माइनस 4500 दैट इज -50। तो जो बेसिस -100 था वो और घट के कम होके वीकन होके -150 के लेवल पे पहुंच गया। दैट मीन्स जो शॉर्ट हेजर है जिसके पास में अकोला में माल रखा हुआ है, उसने -100 रुपीज के डिफरेंस में अपना पोजीशन को बनाया था, अब वो -150 हो गया, मतलब 50 रुपए उसका हेज करने के बाद भी एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। जो जो बेसिस है, बेसिस रिस्क है, ये सबसे बड़ा रिस्क है किसी हेजर के लिए। अभी ऑलरेडी हम लोग ने स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग बेसिस के एग्जांपल्स तो हम लोग ने जनरल डिस्कशन पे ही ले लिया था, तो स्किपिंग इट। तो बेसिस टेक अवेज की बात करें हम, जब बेसिस स्ट्रेंथन होगा, जैसे जो पहला एग्जांपल लिया था मैंने, तो वहां पे जो शॉर्ट हेजर है उनको फायदा होगा, लेकिन जो लॉन्ग हेजर है उनको नुकसान होगा। तो जब बेसिस वीकन होगा तो वहां पे लॉन्ग हेजर को फायदा होगा और शॉर्ट हेजर को नुकसान होगा। लेकिन नॉर्मली तौर पे एक और चीज भी देखने वाली बात है कि आप बेसिस रिस्क को देखते हुए या बेसिस के रिस्क को देखते हुए कोई एंटिटी जो है उसको हेज ही नहीं करना चाहिए, या हेजिंग को अवॉइड करना चाहिए, या नेग्लेक्ट करना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं है। आप ये, हालांकि वो देखने वाली भी बात है कि वो जो एंटिटी है वो किस लोकेशन में बैठा हुआ है, उनका जो अंडरलाइन एसेट्स है वो किस लोकेशन पे है, उसका फ्यूचर्स मार्केट का बेसिस लोकेशन कहाँ पर है, और उसका हिस्टोरिकल बेसिस मूवमेंट कैसा रहा है, ये वाली भी देखने की बात रहेगी। जनरल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो बेसिस जो है वो प्राइस रिस्क से कम ही रहता है। मैं मेरे को ये लगे कोई एंटिटी अगर है और उनको ये लगता है कि बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ basis risk, so they do neglect or avoid the hedging. But in that scenario or in that case, there is a risk of price movement. And in general course of practice, price risk is much higher than the basis risk movement or basis movement. वो एक चीज देखने की बात है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर बेसिस रिस्क जो प्राइस रिस्क से ज्यादा है तो वहां पर फिर हेजिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और हेजिंग विल गो है वेयर, और फिर कुछ भी हो सकता है उस केस में। पर ऐसा सिनारियो एग्जैक्टली बहुत कम एग्जिस्ट करता है जहाँ पे कि बेसिस रिस्क प्राइस रिस्क से ज्यादा हो, और अगर ऐसा कहीं है तो फिर वहां पर हेजिंग को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा चीज कि हाँ, हम कोई भी एंटिटी या पार्टिसिपेंट जो है वो अपने प्राइस रिस्क को तो हेज कर सकता है, बट कैन नॉट डू फॉर बेसिस रिस्क। बेसिस बेसिस या बेसिस रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसको हेज करने के लिए देयर इज नो मैकेनिज्म।
लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर कि प्राइस रिस्क और बेसिस रिस्क का दिखाया हुआ है कि अगर हम लोग प्राइस की बात करें 14th ऑफ जुलाई 2017 से लेके 14th ऑफ मार्च 2020 के बीच में प्राइस मूवमेंट जो है वो 300 रुपए के आसपास का है, एक बार से ग्वारकम का मूवमेंट। और अगर वहीं पे मैं बेसिस मूवमेंट की बात करता हूँ तो मैक्सिमम साइड पे वो डाउन साइड से लेके हायर साइड पे 500 रुपए के आसपास है। तो देखिए कि क्वांटम ऑफ बेसिस मच लेस देन द प्राइस मूवमेंट, क्वांटम ऑफ प्राइस मूवमेंट। अभी भी जो है प्राइस रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी बेसिस रिस्क से। इट इज़ एडवाइजेबल, पर वहाँ पे फिर देखना होगा कि अभी हम लोग कभी आगे आगे जो अगर फर्दर हमारा हेजिंग के कुछ सेशंस रखेंगे, उस सेशंस में हम लोग आगे हेजिंग के एडवांस वर्जन की, एडवांस नॉलेज की बात करेंगे, जहाँ पे कि ऑप्टिमल हेज रेशियो की बात करेंगे। तो जो एंटिटी है वो अपना एक ऑप्टिमल हेज रेशियो निकाल के उनका बेसिस, उनका जो बेसिस है इस लोकेशन पे उनका स्पॉट मार्केट दे देते हैं और जो फ्यूचर्स का बेसिस है दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालते हुए तो उसमें ऑप्टिमल हेज रेशियो निकाला जा सकता है। उस ऑप्टिमल हेज के हिसाब से वो अपना हेज पोजीशन ले सकते हैं। उनका हेज रेशियो आ रहा है लेट्स से 60% का आ रहा है तो 60% हेज पोजीशन को रखते हुए 40% को पोजीशन रखना है। दिस इज ऑल अबाउट हेजिंग। अभी here we come to end of this session। भी जो भी लोग हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, अगर किसी का कोई क्वेरीज हैं विद रिगार्ड टू हेजिंग और अदर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, कोई क्वेश्चन है उनका, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, एनीथिंग, you can go ahead with Q&A option on your screen, which is at the left hand side, third tab. I think there are no queries or no questions from the participant side. So here we closes our this webinar on introduction of hedging. Thank you all for joining this webinar and have a good evening.